हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यस के नॉलेज में। दोस्तों, आज फिर हम लोग इकोनॉमिक्स का एक नए वीडियो लेके आए हैं। जो हम आज के हम लोग वीडियो में जानने वाले हैं टैक्स रेट ऑफ टैक्स, यानी कर के दर। कर के दर कितने प्रकार की होती है, यानी सरकार जब टैक्स लगाती है तो किन किन दरों पर लगाती है, उन्हें दर लगाने के लिए किन किन तरीके के रेट का प्रयोग करना पड़ता है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं आज। ठीक है, तो ये जो हमारा वीडियो है पब्लिक फाइनेंस यानी बोल सकते राजस्व, जो इकोनॉमिक्स बीए इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 3 के अंतर्गत आता है। सेमेस्टर नहीं, ये बिल्कुल गड़बड़ है। हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यस के नॉलेज में। दोस्तों, आज फिर हम लोग इकोनॉमिक्स के एक नए वीडियो में हाजिर हैं। आज की वीडियो हमारा जो है वो रेट ऑफ टैक्स, यानी कि कर का दर, किस दर से सरकार टैक्स लगाएगी, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। इससे पहले हमें टैक्स क्या है, टैक्स की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, टैक्स के उद्देश्य क्या है, और साथ में टैक्स लगाने के लिए कौन कौन सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, और साथ में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से जाकर आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग समझते हैं कि रेट ऑफ टैक्स क्या है, यानी सरकार जब टैक्स लगाने की सोचती है तो उसे किस दर से टैक्स लगाना चाहिए, उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो सरकार जब टैक्स लगाने के लिए सोच ली, सरकार ने डिसाइड कर लिया कि अभी हम टैक्स लगाना है, तो किस दर से टैक्स लगाना है, कितने इनकम के बाद हमें टैक्स लगाना है, किस प्रकार के टैक्स लगाना है, इसके बारे में उन्हें सोचना पड़ता है। तो इसके लिए अर्थशास्त्री ने इसे 4 तरीके में भागे हैं। अर्थशास्त्री ने इसे 4 तरीके से बोल सकते हैं, 4 टाइप्स में डिवाइड किए हैं। नंबर 1 में आता है प्रोपोर्शनल टैक्स, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनुपातिक कर। ठीक है, नंबर 2 में आता है प्रोग्रेसिव टैक्स, जिसे हिंदी में बोला जाता है प्रगतिशील टैक्स। और नंबर 3 में है रिग्रेसिव टैक्स, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिगामी कर। ठीक है, और नंबर 4 में आता है डिग्रेसिव टैक्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं अधोगामी कर। अब ये अनुपातिक कर क्या है, प्रगतिशील कर क्या है, और प्रतिगामी एवं अधोगामी कर क्या है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके अच्छे तरीके से समझते हैं, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, और डिटेल में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रोपोर्शनल टैक्स क्या है। अनुपातिक कर वे कर होते हैं जिसमें कर एक ही दर एक निश्चित अनुपात में ही लगाया जाता है, अर्थात कर की दर एक ही रहती है चाहे व्यक्ति की आय अधिक हो या कम। ठीक है, अनुपातिक कर क्या होता है कि देखिए, अनुपातिक कर में सिंपल ये कहा गया है कि प्रोपोर्शनल टैक्स वे टैक्स होते हैं जिसमें हमारा जो टैक्स का जो रेट है ना, यानी टैक्स रेट जो हमारा है, बोल सकते कर का जो दर है वो निश्चित रहता है, यानी फिक्स होते हैं। ठीक है, चाहे व्यक्ति की आय कम हो या ज़्यादा हो। जैसे कि उदाहरण के लिए समझिए, अगर सरकार ने ये निश्चित कर दिया कि व्यक्ति को 10% टैक्स देनी है, ठीक है, जो हमारा टैक्स रेट है वो 10% हो गया है, तो अब किसी व्यक्ति की आय अगर 5,000 रुपया होगा तो इसके 10% यानी 500 रुपया वो टैक्स के रूप में देंगे। अगर किसी व्यक्ति की आय अगर मान लीजिए कि 2,000 है, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की आय मान लीजिए कि 20,000 है, यहाँ से तो 20,000 है, तो इसके हम लोग 10% की बात करें तो वो टोटल 2,000 रुपये टैक्स के रूप में देगा। कि यानी प्रोपोर्शनल टैक्स सिंपल यह होता है कि किसी व्यक्ति की आय बढ़े या घटे, अगर टैक्स रेट फिक्स है तो उसी पर उसका टैक्स लगेगा। अगर उसकी संपत्ति ज़्यादा हो जाएगी तो उसे टैक्स ज़्यादा मात्रा में देना पड़ेगा, और उसकी संपत्ति कम है तो उसे कम मात्रा में टैक्स देना होगा। ठीक है, ये हमारा प्रोपोर्शनल टैक्स कहता है, यानी अनुपातिक कर यही कहता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग समझते हैं कि अनुपातिक कर में क्या क्या गुण है और उसमें क्या क्या दोष पाया जाता है, उसके क्या क्या एडवांटेज है एवं डिसएडवांटेज उसके क्या क्या है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अनुपातिक कर के हम लोग कर के गुण के बारे में हम लोग बात करेंगे कि प्रगतिशील में क्या क्या गुण पाया जाता है। तो सबसे पहले इसके हम लोग गुण की बात करेंगे, यानी एक तरह के से बोल सकते हैं मेरिट ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्स। पीटी का मतलब प्रोपोर्शनल टैक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका गुण यह है कि इसे गणना करना बिल्कुल सरल है, यानी बोल सकते हैं सरल, ये बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि इसको गणना करना सरकार को जो है कैलकुलेशन करना बिल्कुल आसान होता है। जैसे किसी भी सिंपल का दिया कि 10% देना है, तो हर आपको पता है कि जितना भी आपका आय होगा उसका 10% निकाल दो, वही हमारा टैक्स है। तो सिंपल इसको गणना करना तो बिल्कुल आसान है। अनुपातिक कर के सबसे पहले बोल सकते गुण ही है सरलता, तो बिल्कुल आसानी तरीके से सिंपल तरीके से टैक्स को कैलकुलेट किया जा सकता है। दूसरे, धन वितरण पूर्णतः समान रहता है। देखिए, इसमें जो क्या होता है ना कि जो धन का जो वितरण असमान जो हमारा वितरण समाज में है वो पूर्णतः समान रहता है, यानी कि उसमें किसी तरीके से चेंजेज नहीं होते हैं।
जैसे कि अगर मान लीजिए अमीर व्यक्ति है, अगर उसकी इनकम मान लीजिए 1 लाख रुपया है, तो उसे 10% निकाल लिया जाएगा। तो मान लीजिए अगर 10% निकाल लिए तो 10,000 निकाल लिया तो बच गया 90,000 रुपया। तो 90,000 जो उसका टैक्स इतना बचे। और गरीब व्यक्ति से अगर हमको 1,000 रुपया है तो उससे भी अगर हम लोग 10% निकाल लेते हैं तो बच जाता है वहाँ पर कितना, 10% का निकल जाएगा तो कितना बचेगा जल्दी बताइए। उसका बचेगा 100। 1,000 रुपये में 10% निकालेंगे तो 100 रुपया हो जाएगा। तो ये जो 100 रुपया होगा, तो इसे जो देख रहे हैं पहले जो धन का वितरण था और अभी का धन का वितरण में कोई अंतर नहीं है। 10% अमीर व्यक्ति से भी कट गया और तो 10% गरीब व्यक्ति से भी कटा। तो इसमें ना तो अमीर गरीब हुआ और ना ही गरीब गरीब हुआ, बिल्कुल दोनों बराबर है। तो यहाँ पर किसी तरीके की धन का जो वितरण है, किसी तरीके से उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, बल्कि जैसे पहले था पूर्वत उसी तरीके से रहता है। ये प्रोपोर्शनल टैक्स का गुण है। अब इसके गुण की बात हम लोग करते हैं कि इसमें क्या डिमेरिट्स हैं। डीमेरिट ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्स की बात करें तो सबसे पहले जो इसमें डीमेरिट है वो नंबर 1 में यह है कि न्याय सिद्धांत के विरुद्ध जो हमारा टैक्स का जो नया सिद्धांत है वो क्या कहता है कि अनुपातिक कर न्याय सिद्धांत के विरुद्ध है, काम करता है, क्योंकि यह आय के सभी स्तर पर समान दर से लगाया जाता है। न्याय का सिद्धांत कहता है कि गरीब लोग से कम टैक्स लिया जाए और अमीर लोग से ज़्यादा टैक्स लिया जाए। ये हमारा न्याय का सिद्धांत है। बोल सकते हैं कि कैनन ऑफ इक्विटी का सिद्धांत कहता है। लेकिन ये जो हमारा प्रोपोर्शनल टैक्स है, ये अमीर हो चाहे गरीब हो, सब व्यक्ति से समान रूप से टैक्स लेता है, इसलिए ये न्याय सिद्धांत के विरुद्ध माना जाता है। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो है लोच की कमी। अनुपातिक कर में इलास्टिसिटी बिल्कुल भी नहीं होती, यानी इसकी बिल्कुल ही बिलोच होता है। ये इन इलास्टिसिटी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें एक बार सरकार ने जब टैक्स का रेट फिक्स कर दिया, इसमें किसी तरीके कोई चेंजेस नहीं होगा। इस कारण इसमें जब चेंजेस नहीं होगा तो इनइलास्टिक हो गया। यानी सरकार को अगर ज़रूरत है ज़्यादा टैक्स के, मान लीजिए कि यहाँ पर क्या हुआ कि सरकार ने 10% फिक्स कर दिया, अब देश में एकाएक सूखा की स्थिति हो गई या तो युद्ध का स्थिति आ गया, तो सरकार को यहाँ पर ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए, तो रेवेन्यू ज़्यादा करने के लिए टैक्स को बढ़ाना चाहेगा। लेकिन प्रोपोर्शनल टैक्स में ऐसा नहीं होता है। अगर आपने एक बार रेट फिक्स कर दिया तो इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर सरकार को थोड़ी सी दिक्कत होगी। यानी ये इनइलास्टिक है, यानी इसमें किसी तरीके की लोच नहीं पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद इसका जो अगला गुण है वो मितव्ययी की कमी, मितव्ययता की कमी। प्रगतिशील करों की तुलना में अनुपातिक कर पद्धति कम मितव्ययी होती है, क्योंकि कर की दर चाहे जो भी हो उनकी वसूली व्यय लागत समान होगी। अभी हम लोग बात करेंगे प्रोग्रेसिव टैक्स के बारे में। तो प्रोग्रेसिव टैक्स के तुलना में जो प्रोपोर्शनल टैक्स है वो कम खर्चीला होता है, क्योंकि इसे तो टैक्स उतना ही जमा करना है। ठीक है। अब यहाँ पर हमने देख लिया कि प्रोपोर्शनल टैक्स क्या है, आपको समझ में आया। प्रोपोर्शनल टैक्स सिंपल है कि इसमें ब्याज की दर निश्चित होती है, चाहे व्यक्ति की आय घटे या बढ़े, यानी आपका इनकम जो भी होगा, आपका आय बिल्कुल जो हमारा टैक्स रेट है वो बिल्कुल फिक्स होगा। आपको यह ध्यान रखना है कि प्रोपोर्शनल टैक्स में जो टैक्स रेट है वो फिक्स होता है, चाहे व्यक्ति का इनकम इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, उसका रेट बिल्कुल फिक्स रहेगा। यही हमारा प्रोपोर्शनल टैक्स है, आपको ध्यान में रख लीजिए। ठीक है। इसके बाद हम लोग समझेंगे प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स नंबर 2 में जिससे हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रगतिशील कर। प्रगतिशील क्या कहता है कि प्रगतिशील कर में जो टैक्स का दर होता है, व्यक्ति की आय बढ़ने के साथ साथ टैक्स का जो दर है उसमें भी बढ़ाया जाता है। परिभाषा के तौर पर देखिए तो प्रगतिशील कर वह कर है जिससे आय में वृद्धि के साथ साथ करों के दरों में भी वृद्धि की जाती है। ठीक है। पर प्रोग्रेसिव टैक्स में सिंपल यह होता है कि मान लीजिए हमारा टैक्स रेट है, तो और साथ में हमारा ये है इनकम लेवल। ठीक है। जैसे जैसे व्यक्ति का इनकम लेवल इंक्रीज करते जाएगा, उसी तरीके से टैक्स का जो रेट है वो भी बढ़ते जाएगा। यानी प्रोपोर्शनल में क्या होता था कि इनकम अगर बढ़ रहा है फिर भी टैक्स का रेट जो स्थिर होता था, लेकिन प्रोग्रेसिव में ऐसा नहीं होगा। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा, सरकार आप टैक्स की जो रेट है ज़्यादा बढ़ाते जाएगी। जैसे कि आपका अभी मान लीजिए आपका इनकम अगर 5 लाख रुपया है, फिर अगले साल अगर इनकम आपका 10 रुपये बढ़ता है, तो अभी आपका जो इनकम था 5 लाख, इस पर 5% लग रहा है, 10 लाख होते ही आपके इनकम पर जो है 10% का टैक्स लग जाएगा। तो जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है उससे उससे उस पर टैक्स का रेट बढ़ाया जाता है। इसको एक तालिका के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा एक शेड्यूल है। ठीक है। एक हम लोग यहाँ पर एक शेड्यूल बना रहे हैं। इधर हमने व्यक्ति की आय दे दी, ठीक है, इधर हमारा इनकम है और इधर हमारा है टैक्स रेट।
ठीक से कर की दर। अगर व्यक्ति की आय मान लीजिए पहले जो था, पहले है 1,80,000 से कम है, अगर व्यक्ति की आय जो है 1,80,000 से कम है तो इस पर जो टैक्स बिल्कुल टैक्स फ्री है, यानी ये बिल्कुल फ्री, यानी इस पर जीरो टैक्स लग रहा है, ठीक है, कोई टैक्स नहीं लग रहा है। अब व्यक्ति की आय जो है वो बढ़कर हो जाती है 1,80,000 से बढ़कर हो जाती है 3,20,000, यानी 1,180,000 से अगर आपका इनकम बढ़ के 3,20,000 तक हो जाता है, तब आप पर अब लगेगा 10% का टैक्स लगेगा। अब क्या होता है कि आपका इनकम फिर बढ़ के 320 से बढ़कर हो जाता है आपका 3 लाख तक हो जाता है, 3,20,000 से बढ़कर आपका मान लीजिए कि इनकम 5 लाख पहुंच जाता है, ठीक है। तब अब आप पर लगेगा टोटल 20% टैक्स। पहले 1,80,000 से कम था तो आपका बिल्कुल टैक्स फ्री थे, जैसे आपको एक टैक्स जो है अगर 1,80,000 से बढ़कर 3,20,000 तक होता है तो आप पर 10% का टैक्स लगेगा, और जैसे आपका फिर इनकम बढ़कर 5 लाख होता है तो आपको 20%, अगर फिर इससे ज़्यादा अगर आपका ज़्यादा होता है तो आप पर लगेगा 30% का टैक्स लगेगा। ये सरकार की नीति है, ठीक है, यही हमारा प्रोग्रेसिव टैक्स है। तो ये जो टैक्स अमाउंट है ये बिल्कुल, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आप समझिए, ये फिक्स नहीं है कि सरकार इसी टैक्स लेगी, इस पर ध्यान नहीं दीजिए, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए आपको हमने बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान देने वाली बात यह है कि देख रहे हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति की इनकम बढ़ रही है उसी वैसे हमारा टैक्स रेट बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव टैक्स यही कहता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ेगा उसे उसे हमारा जो टैक्स का रेट है वो बढ़ते जाएगा, यही हमारा प्रोग्रेसिव टैक्स है। अब समझते हैं कि इसके गुण क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स के गुण क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। मेरिट ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स, हाथ में देखिए लग गया, बहुत ठंडा होता है यार। मेरिट ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स के मेरिट के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी जो हम बोल सकते हैं कि विशेषता यह है कि कर देय योग्यता के अनुकूल। पहला जो इसकी विशेषता यह है कि पे टू एबिलिटी, हम आगे बढ़ेंगे पढ़ेंगे कि पे टू एबिलिटी का सिद्धांत की पे टू एबिलिटी का सिद्धांत क्या कहता है। देखिए, पे टू एबिलिटी का मतलब है कि जिस व्यक्ति की जितनी योग्यता है कर देने के उतने ही उस पर कर लगाया जाएगा, यानी जितना आपका इनकम है उसी के आधार पर आपको कर लगेगा। आपका इनकम कम है तो आपके ऊपर कम कर लगेगा, आपका इनकम ज़्यादा है तो आप पर ज़्यादा कर लगेगा। पहली इसकी गुण यह है, ठीक है। दूसरी जो इसकी गुण यह है, दूसरी है कि आय एवं संपत्ति के वितरण की असमानताओं में कमी करता है। अभी तक हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर देखते हैं कि कोई लोग गरीब है तो कोई लोग अमीर है। तो जो हमारा जो एक बोल सकते हैं कि जो सरकार है हमारा, एक बोल सकते हैं डेमोक्रेसी जो हमारे देश में लागू है, ये जो एक सरकार होती है ना, सरकार का जो मूल उद्देश्य यही होता है कि गरीब लोगों को और ऊपर उठाया जाए और अमीर और गरीब के बीच जो खाई है उसको कम किया जाए, उसको बांटने का काम किया जाता है, ठीक है। तो जो हमारा प्रोग्रेसिव टैक्स है सबसे अच्छा है अमीर गरीबों के बीच की कमी को कम करने के लिए, क्योंकि अमीर जैसे उसकी इनकम ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मात्रा में टैक्स लगाया जाएगा और उससे जो आय प्राप्त होगी गरीब लोग पर ज़्यादा खर्च किया जाता है। यानी ये हमारा क्या करता है, समाज में जो धन के असमान वितरण है उसको कम करता है। इसके साथ है मितव्ययी, मितव्ययता का मतलब होता है कम खर्च, यानी जो इसका जो टैक्स पर जो कम खर्च करने की, जैसे कि मान लीजिए कि सरकार को अगर अधिक मात्रा में टैक्स प्राप्त हो रहा है तो भी उसको खर्च उतना ही पड़ेगा, यानी खर्च करने की जो पद्धति वो समान होगी। यानी कर वसूली में होने वाले कर व्ययों की दृष्टि से प्रगतिशील कर मितव्ययी होते हैं। मितव्ययी मतलब सबसे अच्छा होता है क्योंकि इसमें कर की दरें वृद्धि करने पर भी कर संग्रह की लागत में वृद्धि नहीं होती है। जैसे कि सरकार की जो, देखिए सरकार सिर्फ टैक्स नहीं कलेक्ट करता है, सरकार को टैक्स कलेक्ट करने में बहुत सारे खर्च भी करने पड़ते हैं। जैसे टैक्स कलेक्ट करने के लिए ऑफिसर रखना पड़ता है, उसे अकाउंटेंट रखनी पड़ती है, बहुत सारे देखते हैं कि विभाग सरकार की एक अलग से सरकार की एक टैक्स विभाग बना हुआ है, आयकर विभाग, नाम तो सुने होंगे आप लोग। आयकर विभाग इंडिया के जो हमारे देश के हैं, जिसे वित्त मंत्रालय में हम लोग करते हैं, जहाँ तक देखते हैं हम लोग, उसी में एक आयकर विभाग है। उसका काम है कि आय का हिसाब किताब रखना, यानी व्यक्तियों का टैक्स जो कर का रेट है उसको हिसाब किताब रखते हुए चलना। तो यहाँ पर जो सरकार के जो कर में जो वसूली करने में जो खर्च होता है वो टैक्स दर बढ़ने के साथ वृद्धि नहीं होती, यानी ऐसा नहीं कि व्यक्ति का टैक्स अगर बढ़ गया तो उससे सरकार को खर्च नहीं बढ़ेगी, इससे सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होते हैं, ठीक है।
इसके अलावा इसमें लोचशीलता पाया जाता है बिल्कुल, जिसकी हम लोग बात करते हैं। सरकार टैक्स में जितनी चाहे उस मात्रा में परिवर्तन कर सकता है। साथ में इसमें कि आर्थिक स्थायित्व एवं आर्थिक विकास, जो प्रोग्रेसिव टैक्स के माध्यम से किसी देश में डेवलप आसानी से किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सरकार के पास रेवेन्यू बहुत ज़्यादा मात्रा में आएगी तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, तो उसे देश में क्या करो जो इकोनॉमी डेवलप करेगी। ये प्रोग्रेसिव टैक्स की कुछ कुछ विशेषताएँ हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा प्रोग्रेसिव टैक्स की क्या क्या विशेषताएँ हैं। देखिए, किसी भी चीज़ की जो गुण है ना उसकी परिभाषा में छिपी हुई रहती है। अगर आप परिभाषा को सही तरीके से अवलोकन करेंगे ना तो आपको उसके गुण के बारे में आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से पता चल जाता है। चलिए, अब इसके हम लोग कुछ डीमेरिट के बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि बहुत बड़े टॉपिक है तो इसको हम लोग जल्दी जल्दी ख़त्म करना होगा, नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि इसका दोष क्या है, यानी डीमेरिट बोल सकते हैं। डीमेरिट ऑफ प्रोपोर्शनल प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले इसकी जो विशेषता बोल सकते हैं, इसमें कमियां यह है कि प्रगतिशील करारोपण के आधार पर सही माप संभव नहीं है। मैंने प्रगतिशील कर इस मान्यता पर आधारित है कि निर्धन व्यक्ति की तुलना में धनी व्यक्ति के द्वारा सीमांत उपयोगिता कम होती है, और यह तथ्य काफ़ी सीमा तक सही है, लेकिन उपयोगिता एक मानसिक स्थिति है जिसे सही सही मापना बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, प्रगतिशील में सिंपल ये कहा गया है कि जिस व्यक्ति की जितनी ज़्यादा आय होगी उससे ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा। तो टैक्स का जो बर्डन है इसमें कहा जाता है कि गरीब लोगों पर कम पड़ता है और अमीर पर ज़्यादा पड़ता है, लेकिन ये सही नहीं है। ठीक है, ये बातें बिल्कुल सही नहीं है। इसके बाद आता है बचत और उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव। प्रोग्रेसिव टैक्स में दूसरा है जो कि सेविंग। कहा जाता है कि किसी देश की जो सेविंग होती है उसका विनिर्माण बोल सकते हैं कि उसको पुनर्निर्माण के लिए एक बहुत बड़े साधन के रूप में आता है। क्योंकि किसी भी देश में अगर प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। तो इन्वेस्टमेंट तभी बढ़ेगा जब समाज का जो हमारा सेविंग है वो जितना ज़्यादा होगा। लेकिन प्रोग्रेसिव जो टैक्स है इस लोगों की सेविंग में कमी करता है। क्यों? कि आपका जितना ज़्यादा आय होगा उस पर ज़्यादा टैक्स लगेगा, तो टैक्स लगने से जो आपका एक भाग जो बचत के रूप में सेविंग के रूप में आप जमा कर रहे थे वो सरकार के पास टैक्स के रूप में चला जाता है। इससे क्या होता है, देश में जो टैक्स जो सेविंग की समस्या बन जाती है। यानी लोगों के पास बोल सकते हैं कि बचत और उत्पादन प्रोडक्शन पर दोनों पर ये उल्टा प्रभाव दिखाता है। क्योंकि लोगों के पास जब इनकम, जैसे कि इनकम पर ज़्यादा टैक्स लगेगा तो व्यक्ति को उपभोग करने की क्षमता कम होगी, उसका परचेजिंग पावर कम हो जाएगा, उसका सेविंग पावर कम होगा, तो ये उत्पादन पर बिल्कुल बुरा प्रभाव डालता है। ठीक है, इसके साथ है कि प्रगतिशील कर दरों में निर्धारण में कठिनाई। अब आता है कि प्रगतिशील करों का दर में निर्धारण एक बहुत बड़ी समस्या है कि कितने के बाद हमें कितना टैक्स लगाना चाहिए। कुछ आलोचकों का कहना है कि प्रगतिशील कर दरों का निर्धारण का कोई आधार नहीं है। यानी प्रगतिशील जो कर हम लगा रहे हैं इसका कोई ठोस आधार नहीं, कोई बेस नहीं है जिसके आधार पर हमें प्रगतिशील कर लगाना चाहिए। सरकार मनमाने तरीके से भी लगा सकती है ना। इसका निर्धारण करना बहुत समस्या है कि कितना, मान लीजिए 5 लाख है तो 5 लाख की किस आधार पर हम माने कि इसको इतना टैक्स देना चाहिए, इसको इतना टैक्स देना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी समस्या है। क्यों छोटी समस्या है? क्योंकि सरकार इसमें संशोधन कर सकती है। जो हमारे अर्थशास्त्री इकोनॉमिक्स हैं बोल सकते हैं इसमें वो थोड़े बहुत सोच विचार कर इसको ठीक किया जा सकता है। ये जो दोष है उतना प्रभावपूर्ण नहीं है। इसके साथ आता है ईमानदारी, मेहनत और मितव्ययिता का दंड। ये एक बहुत बड़ी इसका डिमेरिट है। ये है कि जैसे कि आप कोई व्यक्ति अगर ईमानदारी से अपना आय को बढ़ा रहा है तो सरकार उस पर ज़्यादा टैक्स लगा रही है, तो एक तरीके से किसी व्यक्ति की ईमानदारी पर चोट मारा जा रहा है, उसको बोल सकते हैं उस पर गहरा दंड दिया जा रहा है उससे एक तरीके का। कि जैसे आपने सोचा कि नहीं हमको अपने घर फैमिली चलाने के लिए भी ज़्यादा कमाना है, तो व्यक्ति ज़्यादा मेहनत करता है। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा मेहनत करता है उससे ज़्यादा इनकम होगा, और ज़्यादा इनकम होगी तो सरकार उस पर ज़्यादा टैक्स लगाएगा। तो इससे व्यक्ति के मन पर एक बुरा प्रभाव पड़ता है कि हम जितना ज़्यादा कमा रहे हैं सरकार हमसे टैक्स की मात्रा ले ले रही है। तो इससे व्यक्ति जो मेहनत जो करता है उसी तरह दंड मिलता है, उसे गलत महसूस होता है कि हमने इतना मेहनत किया हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमको 0 दंड मिल रहा है। एक तरीके से ये बहुत एक तरीके से एक समस्या इस टैक्स की ही, प्रोग्रेसिव टैक्स की ही एक समस्या है कि जो जितना व्यक्ति मेहनत करता है उसे एक दंड के रूप में उससे टैक्स वसूला जाता है। दूसरी इसमें कर चोरी की भावना में वृद्धि। अभी जिससे हम बात कर रहे थे डायरेक्ट टैक्स की, वही चीज़ यहाँ पर आती है कि प्रोग्रेसिव टैक्स में यहाँ पर क्या होता है, जैसे व्यक्ति को लगता है कि हम जितना मेहनत कर रहे हैं मुझसे हमसे सरकार ज़्यादा मात्रा में टैक्स ले रही है, तो क्या करेगा, यहाँ पर कर को चोरी करने के लिए सोचेगा, क्योंकि चाहता है कि हमने मेहनत से कमाए तो सरकार को क्यों दे पैसे। तो यहीं पर से व्यक्ति के मन में टैक्स चोरी की भावना उत्पन्न होती है और वो टैक्स चोरी करना शुरू कर देता है। वो सरकार को अपनी इनकम का हिस्सा नहीं देना चाहता है, तो वहाँ पर टैक्स जो चोरी करने की भावना ये प्रोग्रेसिव टैक्स के कारण ही आते हैं। ठीक है,
इसके अलावा आता है बचत और पूंजी के निर्माण पर बुरा प्रभाव, भी हम बात किए थे कि प्रगतिशील पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगर अब इसके प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव टैक्स के हम लोग निष्कर्ष की बात करें, निष्कर्ष की हम लोग बात करते हैं, तो करों के प्रगतिशील करों के उपयुक्त दोषों का विश्लेषण करने के बाद यह पता चलता है हमें कि इनमें दोष में काफ़ी कम, जो इनका दोष अभी जिसके बारे में हमने आपको डिमेरिट बताया, ये पूरी तरीके से उतना सही, इसमें कुछ हम लोग इसमें सुधार करके इसे ठीक किया जा सकता है। और जो एक और वास्तविकता तो यह है कि आज के समय में प्रगतिशील कर एक समान स्वीकृति का सिद्धांत बन गया, यानी सरकार को जो टैक्स जो बोल सकते कलेक्शन करने का प्रगतिशील जो प्रोग्रेसिव टैक्स एक बहुत अच्छा साधन के रूप में माना जाता है, एक अच्छा सिद्धांत है। हालांकि इसमें कुछ कमियां हैं, तो उस कमियों को अगर हम ध्यान से देखें, अगर उसमें संशोधन करें तो उसको ठीक किया जा सकता है। जैसे कि आता था कि अभी आया था कि इसके कर की दरों में निर्धारण में कठिनाई, हालांकि इसमें कर की दर के निर्धारण में कुछ कठिनाई अवश्य है, लेकिन अगर उसमें सही तरीके से अवलोकन करें, उसके तरीके से सही से समझे, तो उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, सरकार उसको ठीक कर सकते हैं, शास्त्री उसको ठीक कर सकते हैं। तो इसकी प्रोग्रेसिव टैक्स की कुछ कमियाँ को ठीक किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नंबर 3 में, रिग्रेसिव टैक्स क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। 2 टाइप हमने पढ़ लिया, अब नंबर 3 में हमारा है रिग्रेसिव टैक्स, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रतिगामी टैक्स। प्रतिगामी कर क्या है, आप समझते हैं प्रतिगामी कर जो है ना बिल्कुल विपरीत है किसके, प्रोग्रेसिव टैक्स का। प्रोग्रेसिव टैक्स के उल्टा हमारा रिग्रेसिव टैक्स है। प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या होता था कि जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है उसे उसका टैक्स का दर बढ़ाया जाता है, लेकिन रिग्रेसिव में ऐसा नहीं होता है। रिग्रेसिव में क्या होता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की इनकम बढ़ती है, अगर इनकम व्यक्ति की बढ़ रही है तो वैसे वैसे उसमें ब्याज का जो बोल सकते हैं ना, ब्याज नहीं सॉरी, रेट ऑफ जो इंटरेस्ट, टैक्स का जो रेट है, टैक्स का जो हमारा रेट है वैसे वैसे धीरे धीरे कम होते जाता है। ठीक है, इसको हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की आय अगर मान लीजिए पहले 10%, मान लीजिए 10,000 था, किसी व्यक्ति की आय अगर उसकी 10,000 थी, ठीक है, तो उस पर मान लीजिए कि 10% टैक्स लगता था। अगर किसी व्यक्ति की आय 10 से 20,000 के बीच है तो उस पर 10% का टैक्स लगता था। अब उसकी आय बढ़कर 20,000 से बढ़कर उसके 30,000 हो गया। ठीक है, तब उस पर 8% का टैक्स लगेगा। इसी तरीके जैसे आय बढ़ते जाएगी, जो टैक्स का जो रेट है वो घटते जाएगा। लेकिन रिग्रेसिव टैक्स जो है बिल्कुल उल्टा है किसके, प्रोग्रेसिव टैक्स का। उसमें आय में बढ़ने के साथ साथ टैक्स का जो रेट बढ़ता था, इसमें आय बढ़ने के साथ साथ टैक्स का रेट कम होते जाता है। ये हमारा रिग्रेसिव टैक्स है। ठीक है, आपको समझ में आ गया रिग्रेसिव टैक्स है। तो रिग्रेसिव बोल सकते हैं कि प्रतिगामी कर वह कर है जिसमें आय में वृद्धि के साथ साथ करों की दरों में कमी की जाती है, उससे हम लोग प्रतिगामी कर कहते हैं। ठीक है, अब इसके हम समझते हैं इसके गुण क्या है, थोड़ा इसको भी कुछ गुण समझ लेते हैं, इसमें क्या मेरिट है। तो सबसे पहले इसका मेरिट की हम लोग बात करते हैं, मेरिट ऑफ रिग्रेसिव टैक्स। तो सबसे पहले इसमें यह है कि नशीले व हानिकारक पदार्थों के उपयोग पर रोक। रिग्रेसिव टैक्स के माध्यम से सरकार जो समाज में जो हानिकारक पदार्थ हैं, हानिकारक एवं नशीली जो पदार्थें हैं, नशीले पदार्थों के जो बोल सकते हैं उसके उपभोग पर कमी की जा सकती है। जैसे कि मान ली सरकार अगर सरकार ने कि अगर 10,000 तक आपको कोई शराब खरीदते हैं तो उस पर आपको 25% का टैक्स देना होगा। सरकार ने क्या कहा कि जितना कम आपका इनकम होगा उस पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा, ताकि व्यक्ति कोई शराब खरीदे ही नहीं। ज़्यादा टैक्स लगेगा तो उस पर रेट ज़्यादा हो जाएगा, तो कोई व्यक्ति शराब नहीं खरीदेगा। ठीक है, इसके साथ दूसरा इसकी गुण यह है कि आर्थिक स्तर में सुधार। दूसरा मेरिट है कि आर्थिक स्तर, इकोनॉमिक जो हमारा लेवल है, इकोनॉमिक लेवल जो है किसी कोई समाज ऐसा है जिसमें व्यक्ति पिछड़ रहा है, वो क्यों पिछड़ रहा है, क्योंकि उसको जो उसका इनकम है, जो उसकी आय है, उसको अनावश्यक वस्तुओं पर खर्च की जा रही है। जहाँ पर नहीं खर्च किया जाना चाहिए वहाँ पर वो खर्च कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि उसकी जो इनकम है, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर 10,000 का महीना कमा रहा है तो अपने क्या किया कि साल 2,000 का महीना में क्या कर रहा है, वो शराब पर खर्च कर दिया, 3,000 का उसने जुआ खेल लिया,
तो ये सबसे क्या होगा कि उसकी जो इनकम लेवल है कम हो जाएगी। तो सरकार क्या करेगी कि जैसे इसी पर खर्च करेगा उस पर टैक्स लगा दिया 20% दीजिए, 2000 शराब पीजिए 20% टैक्स दीजिए, 30% टैक्स दीजिए आप। तो इससे क्या होगा कि व्यक्ति जो यहाँ से अपना जो है लेवल हटा लेगा, यानी जो खर्च करने की क्षमता है उसमें सुधार करेगा, और यहाँ से हटाकर जो उसके लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, जो उसके लिए ज़रूरी वस्तु उस पर खर्च करेगा, जिससे उसका जीवन स्तर धीरे धीरे ऊपर की ओर उठेगा और वो व्यक्ति फिर अच्छे समाज में अच्छे व्यक्ति की तरह आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि प्रगतिशील कर के कुछ कुछ डीमेरिट क्या है। अभी हम तो आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दे रहे हैं, ज़्यादा आपको जानना चाहते हैं तो आपके पास जो बुक है, नोट है, उससे आप थोड़ा पढ़ लीजिए, इसको समझ में आ जाएगा। मेरा मकसद है कि आपको इस चीज़ को समझाना, आप किस तरीके से वो समझ पाएँ आसानी शब्दों में। ठीक है, अब इसके हम बोल सकते हैं डीमेरिट क्या है। सबसे पहले यह अन्यायपूर्ण, देखिए सबसे पहले इसकी दोष यह है कि अन्यायपूर्ण है, बिल्कुल अन्यायपूर्ण है कि गरीबों पर इस पर ज़्यादा भार पड़ता है। अन्यायपूर्ण नहीं, रिग्रेसिव टैक्स का जो पहला दोष यह है कि अन्यायपूर्ण है। क्यों अन्यायपूर्ण है? क्योंकि ये जो गरीब व्यक्ति जिसकी आय कम है उस पर ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा है। जैसे जैसे आपका आय बढ़ेगा आप पर टैक्स कम लगेगा, जैसे आप अमीर होते हैं आपको टैक्स कम देना होगा। तो ये बिल्कुल अन्यायपूर्ण बात है। ठीक है, दूसरा अनुपादक और अति मितव्ययी, कर संग्रहण की दृष्टि से यह कर अधिक उत्पादक नहीं होते हैं और यह संघर्ष की लागत की तुलना अधिक होती है। देखिए दूसरा जो इसकी जो डीमेरिट है यह है कि ये जो है उत्पादक नहीं, प्रोडक्टिविटी नहीं होता है, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ रही है उसी से उसको टैक्स कम लगेगा तो सरकार को, तो जैसे समाज और देश विकसित करेगा तो सरकार के पास टैक्स कम आएगा, तो फिर सरकार के लिए एक अच्छी सूचक नहीं है, हालांकि ठीक नहीं है। और साथ में बोल सकते हैं कि मितव्ययी, जैसे कि सरकार को तो टैक्स कलेक्ट करने में खर्चा तो सब समान लगेगा, अब जैसे ज़्यादा इनकम बढ़ रहा है तो उसको और कम टैक्स आएगा तो सरकार की खर्चे तो और बढ़ती जाएगी। तो ये जो है रिग्रेसिव टैक्स है ये उतना कारगर नहीं है, हालांकि इसका उपयोग तब किया जाता है जब समाज में कुछ बुराइयों को रोकना हो, तब इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि टैक्स का नंबर 4 जो टाइप है वो है तुम्हारा डिग्रेसिव टैक्स। अधोगामी कर क्या है? नंबर 4 और ये लास्ट हमारा है। डिग्रेसिव टैक्स, जिसे हम लोग बोलते हैं अधोगामी। अधोगामी कर क्या है? ठीक है, डिग्रेसिव टैक्स क्या है? अधोगामी कर वह कर है, बोल सकते अधोगामी कर की वह दर है जिसमें एक सीमा तक कर की दरें प्रगतिशील होती है, उसके पश्चात अनुपातिक हो जाती है। देखिए डिग्रेसिव टैक्स, अभी तक हमने बात किए थे प्रोपोर्शनल टैक्स की बात किए थे, प्रोग्रेसिव टैक्स की और डिग्रेसिव टैक्स की बात की। डिग्रेसिव टैक्स में इसमें दो चीज़ शामिल है, पहला प्रोग्रेसिव टैक्स और दूसरा प्रोपोर्शनल टैक्स। इसमें दो टैक्स मिला हुआ है, बोल सकते हैं दोनों का। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ब्याज की दरें, जैसे जैसे लोगों की व्यक्ति की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ रहा है तो उसी से इस टैक्स जो बोल सकते हैं टैक्स का जो रेट है वो भी बढ़ेगा। लेकिन एक पॉइंट आने के बाद, एक जैसे इसको ग्राफ से समझिए, ये हमारा ग्राफ है, ये इस तरीके से जा रहा है, इससे हो गया यहाँ तक कि जैसे जैसे व्यक्ति की देख रहे कि इधर इनकम है तो इधर तुम्हारा टैक्स रेट है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है तो व्यक्ति का टैक्स रेट भी बढ़ते जा रहा है। देख रहे हैं कि ऊपर तरीके बढ़ रहा है, पहले इतना था अब इतना हो गया, नहीं जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है टैक्स रेट। लेकिन एक पॉइंट पर आने के बाद यहाँ से देख रहे हैं तो ये चीज़ें बिल्कुल स्थिर हो गया है ना, ये देखिए तो यहाँ से बिल्कुल स्थिर हो गया, यानी कि एक पॉइंट जाने के बाद व्यक्ति की इनकम कितना बढ़े उस पर प्रोपोर्शनल टैक्स फिक्स लगेगा, यानी यहाँ पर आने के बाद उससे सिर्फ 10% या जितना भी सरकार ने टैक्स लगाया उतना ही देना होगा। तो प्रोग्रेसिव टैक्स, डिग्रेसिव टैक्स, इसमें दो तरीके की टैक्स लगाया जाता है, एक प्रोग्रेसिव टैक्स और एक तुम्हारा प्रोपोर्शनल टैक्स। ठीक है, इसको हम लोग एक तालिका के माध्यम से अगर समझें या तो फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो हम ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जब शुरुआत में आय बढ़ती है तब कर की दर प्रगतिशील दर से, यानी प्रोग्रेसिव टैक्स से दर से बढ़ती है। जैसे 10,000 से 15,000, अगर किसी व्यक्ति की इनकम 10,000 से बढ़कर 15,000 होती है तो उस पर 10% टैक्स लग गया। ठीक है, अब क्या हो, उसके बाद व्यक्ति की इनकम 15,000 से बढ़कर 20,000 हुई। ठीक है, तब उस पर लग गया 18% का, या बोल सकते 15% का टैक्स लगा। अब व्यक्ति की इनकम 20,000 से बढ़कर 30,000 हो गई। ठीक है, 20,000 से बढ़कर 30,000 हो गई, तब उस पर अब लगेगा 18% टैक्स। अब उसकी इनकम फिर क्या हुआ, 30,000 से बढ़कर
फिर उसकी इनकम 35,000 हो गया। आप एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए। तो अब उस पर लगेगा टोटल 18% ही टैक्स। ध्यान दीजिए, यहाँ पर इनकम बढ़ रहा है, यहाँ तक इनकम बढ़ा तो टैक्स रेट बढ़ा, यहाँ तक बढ़ा। इसके बाद देख रहे हैं कि दोनों तरफ से बराबर हो गया, यानी इसके बाद 30,000 के बाद 30,000 के बाद उसका इनकम कितना बढ़े उस पर 18% ही टैक्स लगेगा। ठीक है, यानी शुरुआत में आय में वृद्धि के साथ साथ टैक्स की दरों में बड़ी वृद्धि होती है, और जैसे जैसे फिर इसकी एक निश्चित सीमा के बाद आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दर स्थिर हो जाती है। यही हमारा अधोगामी कर है, डिग्रेसिव टैक्स है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। अब हम लोग समझते हैं इसके गुण क्या है, इसके क्या लाभ हैं या इसके गुण क्या है। नंबर 4 हम समझते हैं डी मेरिट ऑफ डिग्रेसिव टैक्स। डिग्रेसिव टैक्स के क्या क्या मेरिट है उसको समझते हैं। सबसे पहला, अनुपातिक और प्रगतिशील करों के लाभ। यही एक ऐसा कर दर है जिसमें आपको दोनों तरीके की चीज़ें हमें देखना पड़ती है। अगर सरकार को दोनों तरीके की टैक्सेस लगानी है तो इस तरीके की चीज़ें के प्रयोग कर सकती है। और देखो इनकम टैक्स में ही चीज़ होती है कि देखते इनकम टैक्स जो हमारा वर्तमान समय जो इनकम टैक्स चल रहा है उसमें देखिएगा, आपको गौर से समझिए तो उसमें ही चीज़ होता है कि जैसे शुरू में व्यक्ति की परसेंट 18%, 5, मान लीजिए 10%, 18%, 30% तक जाता है। इसके बाद आपका इनकम कितना हो जाए आप पर 30% लगेगा। यानी शुरू में ये प्रोग्रेसिव रहा, उसके बाद ये प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, दूसरा इसमें गुण यह है कि अधोगामी कर धनी वर्ग पर कम प्रभाव। इसका जो दूसरा बोल सकते लाभ यह है कि धनी वर्ग का कम प्रभाव। यदि सरकार चाहती है कि एक सीमा के बाद धनी वर्ग को हानि ना हो, उस पर ज़्यादा टैक्सेस ना लिए जाए, तो इस प्रकार के प्रयोग करती है। क्योंकि शुरू में तो उसकी इनकम बढ़ने के साथ साथ टैक्स बढ़ाया जाता है, लेकिन जैसे उनकी लेवल, उनका जो इनकम लेवल है एक निश्चित दर के बाहर होती है तो उस पर टैक्स जो प्रोपोर्शनल हो जाता है, यानी 30% उसको ज़्यादा टैक्स नहीं देनी होती है। तो इससे धनी वर्ग को लाभ होता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि इससे डीमेरिट क्या है। पहला इससे मेरिट समझा कि इसमें दोनों तरीके के, यानी हमें अनुपातिक और प्रगतिशील दोनों प्रकार के कर के गुण पाए जाने के कारण इसमें पहला लाभ यह हुआ कि हम दोनों तरह के गुण देख सकते हैं। दूसरा इसमें कि धनी वर्ग को इससे लाभ होता है, यानी उससे बोल सकते हैं ना कि जैसे कि अमीर वर्ग पर ज़्यादा अगर टैक्स का दबाव दिया जाता है तो वो नाराज़ हो जाते हैं। तो एक लेवल के बाद पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा, कारण वो उतना नाराज़ नहीं होंगे, बोल सकते हैं कि उनके लिए एक अच्छे सूचक है। अब इसके हम लोग कुछ डीमेरिट की हम लोग बात करते हैं। डीमेरिट ऑफ डिग्रेसिव टैक्स। तो सबसे पहले यह है कि न्याय संगत ना होना। पहला यह है कि न्याय संगत ना होना। तो डिग्रेसिव टैक्स जो हमारा न्याय संगत नहीं है। क्यों नहीं है कि अधोगामी कर एक कर का रूप ले लेता है जिससे निर्धन वर्ग पर कर भार अधिक पड़ता है। बिल्कुल सही। शुरू में अगर कोई व्यक्ति की इनकम अगर कम है तो उस पर टैक्स दिया जाएगा, जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती जाती है उन पर टैक्स का दर बढ़ते जाएगा, तो उससे उनको थोड़ा सा असंतुष्टि होती है, उनको थोड़ा सा अलग फील होता है। उन्हें लगता है कि नहीं, हम इनकम बढ़ा रहे हैं तो मेरे पर सरकार ज़्यादा टैक्स लगा रही है, जबकि अमीर पर लोगों पर ज़्यादा टैक्स नहीं लग रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर न्याय संगत नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर आता है कि आय विषमता में सुधार, धीमा सुधार। जैसे कि अभी तो हम बात कर रहे थे धन का असमान वितरण, तो प्रोग्रेसिव टैक्स में हमने देखा था कि धन का समान वितरण बिल्कुल होता है, जबकि प्रोपोर्शनल टैक्स में धन का बिल्कुल वितरण नहीं होता, जैसे कि तैसा रह जाता है। लेकिन अगर दोनों को मिला दिया जाए तो यहाँ पर धीरे धीरे वितरण होगा, यानी वितरण असमानता जो कम है धीरे धीरे होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने देख लिया कि प्रोपोर्शनल टैक्स क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है, डिग्रेसिव टैक्स क्या और डिग्रेसिव टैक्स क्या है। अब चलिए आपको हम इन चारों का आपको डायग्राम हम बना के आपको दिखा देते हैं। डायग्राम से आप आसानी से समझ जाइएगा कि चारों में क्या अंतर होता है। ठीक है, सबसे पहले हम डायग्राम बना रहे हैं, चारों को हम एक ही जगह बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आए। सबसे पहले हमारा ये प्रोपोर्शनल टैक्स, ये हमारा है प्रोपोर्शनल टैक्स। ध्यान दीजिएगा, इधर है रेट, इधर बोल सकते हैं कर दर, इधर व्यक्ति की आय है, और इधर हमारा है कर की दर, इधर हमारा है टैक्स का रेट। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहला चीज़ से हम यहाँ एक्स और इधर वाई आपको सिंपल दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति देख रहे हैं आय इस यहाँ से बढ़ते हुए, मान लीजिए इस पॉइंट से बढ़ा, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, लेकिन इसकी जो टैक्स रेट है वो फिक्स 10% ही है। इसकी जो टैक्स रेट सीधा लाइन में, यानी कि कितना व्यक्ति की आय बढ़ते जाए इधर कितना बढ़े, टैक्स का रेट हमेशा स्थिर ही रहेगा। ठीक है, पहला ये है। दूसरा हमारा है इस तरीके से,
जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ रही है उससे उससे उसकी कर की दरें बढ़ती जा रही है। इधर आय है, इधर टैक्स का रेट है, और ये हमारा है प्रोग्रेसिव टैक्स। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे व्यक्ति की आय इधर इतना बढ़ा, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो टैक्स का जो रेट है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रहा है, बढ़ रहा है। दूसरा हमारा रिग्रेसिव टैक्स, वो जो कि उल्टा है बिल्कुल। जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ रही है, ये देखिए इधर इनकम है, इधर रेट ऑफ टैक्स है, इधर बाई और इधर एक्स, ये हमारा है तुम्हारा रिग्रेसिव टैक्स। इसमें क्या देखेंगे, जैसे व्यक्ति की आय बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स का जो रेट है धीरे धीरे घटते जा रहा है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ठीक है। नंबर 4 में हमारा है डिग्रेसिव टैक्स। इसमें दोनों गुण पाया जाता है। दोनों कैसे पाया जाएगा, ऐसे गया फिर ऐसे हो गया, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए तो आपको समझ में आएगा। या बन गया, इधर इनकम, इधर रेट, टैक्स रेट इधर हो गया। देख रहे हैं कि यहाँ तक जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ रही है वैसे वैसे इसका क्या बोलते हैं टैक्स रेट बढ़ा, लेकिन इस पॉइंट पर आने के बाद यहाँ से टैक्स रेट सीधा हो गया। ठीक है। आपको यही चारों चित्र है इसका, आप बुक से देखिए अच्छे क्लियर से बना लीजिएगा। आप मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो गया। बस आज की वीडियो में इतना ही, और साथ में हमारा जो टैक्स का जो टैक्सेशन है जो हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम लोग समझेंगे अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम लोग जानेंगे कि टैक्स का बेनिफिट सिद्धांत क्या है, और साथ में एबिलिटी, पे टू एबिलिटी का सिद्धांत यानी कर देय योग्यता का सिद्धांत और कर का लाभ सिद्धांत क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे वीडियो को लाइक करते जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।